नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. As usual, we'll have a quick recap of our previous lecture, that was lecture number 5. In that lecture, we started rather than lecture 4, we started off succession planning and human resource planning. Then we brought up yourself to succession planning. पे हमने succession planning का देखा था कि उसके core principles क्या हैं, उसके key elements क्या हैं, क्यों succession planning की जाती है, किस तरीके से की जाती है. सक्सेशन प्लानिंग में फिर उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं. मैंने उसमें आपको कुछ फॉर्म्स ज़रा दिखाए थे. वो फॉर्म्स आपने आई होप अब तक फिल इन कर लिए होंगे. आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने इंस्टीट्यूट्स में या अपने ग्रुप्स में बैठ के आप उन फॉर्म्स को फिल इन कर सकते थे. विल क्विकली गो थ्रू के सक्सेशन प्लानिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसकी बेस पे सक्सेशन प्लानिंग की जाती है. लीडर्स रियली डू मैटर. वी स्पोक ऑफ दैट के लीडर्स जो हैं वो वाकई बहुत मैटर करते हैं. लीडर्स होने चाहिए. When I say leader or when we say leader, leader doesn't mean the leader of any party or कोई high profile leader. Leader एक रोल है जो हर लेवल पे अदा किया जाता है और उस रोल में किसी भी जगह पे लीडर का होना बहुत ज़रूरी. लीडर के अपनी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, लीडर के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. लीडर इज़ ऑल अबाउट रिजल्ट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्चर. Next principle is performance is what counts. Very important point for me. हमने इस पे बात बहुत खुल के इस पे बात की थी कि performance, high performance और high potential. There are two categories. एक high performance की होती है और एक high potential की होती है. Not necessary कि high performance is always as high performer. ठीक है, आपका high potential जो है उसको आप उसके ऊपर आपने जो है वो ज़्यादा फोकस करना है या आपका उसको ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि वो high potential जो है वो आपको लॉन्ग रन में आपके साथ चलेगा. Today's top performing leader aren't necessarily tomorrow's. ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का ये एक आंसर था जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हाई परफॉर्मर है वो नेक्स्ट ईयर तक भी हाई परफॉर्मर है. इट्स अ रेयर चांस. बहुत कम होता है कि कोई कंसेक्टिवली जो है वो 5 ईयर्स तक हाई परफॉर्मेंस आपको शो करता रहे. लेकिन अगर आपका हाई परफॉर्मर आपके पास है तो अपने हाई पोटेंशियल को हाई परफॉर्मर की तरफ कन्वर्ट कैसे करना है, दैट इज़ द ट्रिक ऑफ द ट्रेड. Talent is an enterprise resource. Willingness to share talent makes the system work. It's all about insecurity that we all have within ourselves. We have to accept this thing. हमें ये चीज़ मान लेनी चाहिए by one way or another. चाहे वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो एग्ज़ाम्स आपके अंदर आप एग्ज़ाम के दौरान आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे जो है वो आप एग्ज़ाम से पहले जब प्रेप कर रहे हैं आप उस वक्त. वी ऑलवेज टेंड टू बी इनसिक्योर कि कहीं हमारे साथ वाला हमसे आगे ना निकल जाए. नो, इट्स नॉट दैट. आई स्ट्रिक्टली सजेस्ट एवरीवन स्टॉप डूइंग दिस थिंग. ये मत करें. It is going to ruin yourself and the company culture also. Both way ये चीज़ नुकसानदेह होती है. आपने अगर आगे जाना है आप जाएंगे. जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका नॉलेज है उसको कोई और नहीं तोड़ सकता. जो उसका नॉलेज है उसको कोई और नहीं. सो कीप ऑन शेयरिंग. और ये कंपनी का एसेट होता है जो आपका नॉलेज है जिसकी बेस पे आप वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप वो जॉब परफॉर्म कर रहे हो. सो कीप ऑन शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर पीपल. बेटा कभी भी बाप से नहीं बढ़ सकता. वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. बेटा कभी भी बाप से नहीं बढ़ सकता. बाप का जो एक्सपीरियंस है वो उसी करेगा. फादर इज ऑलवेज अ फादर. इट इज़ फॉर श्योर. आई मीन इसमें कोई और अगर फादर अपने बच्चे को डेवलपमेंट के स्टेज में उसको चीज़ें सिखाना छोड़ दे ये सोच के कि ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए, दैट्स अ रॉन्ग थ्योरी. इट इज़ टोटली इनअप्रोप्रिएट और ऐसा होता भी नहीं है. वालिद की, फादर की हमेशा कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाए, मैक्सिमम उसको एक्सपीरियंस दे, उसको हेल्प आउट करे टू मेक हिम अंडरस्टैंड. चाहे वो थ्योरी हो कि बेटा टाइम क्या हुआ या पापा ये क्या चीज़ थी और वो बाप उसको 10 बार बताता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो बच्चा आगे कैसे बड़ा होता है या कितना वो ओबीडियंट होता ही नहीं होता. लेकिन वो फादर कीप्स ऑन टेलिंग दैट पर्सन, दैट बॉय और दैट गर्ल कि ये चीज़ क्या है और वो बच्चा भी फिर आगे से वैसे ही रिएक्ट करता है इन द लेटर स्टेज. सो इट्स अ नॉर्मल फैक्ट कि हम लोगों को कभी भी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए. जो मैक्सिमम चीज़ें हम किसी को सिखा सकते हैं हमें वो उसको सिखानी चाहिए.
मैंने इसी में एग्जांपल, और इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल पुट की थी कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे इस्लाम के आगाज़ से ही ये चीज़ हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इस दुनिया में ज़हूर हुआ, उन्होंने चीज़ें इस्लाम आगे सिखाया। अगर वो नॉलेज अपने हद तक रखते तो ऑब्वियसली वो इस्लाम हम तक ना पहुँचता। उसी तरह चलते चलते असहाबा इकराम, देन ताबईन, देन तबा ताबईन, फिर आइमा इकराम, फिर उसके बाद औलिया इकराम, ऐसा करते करते हमारे जो है उलमा मुज्तहिदीन जो इस वक्त हमारे पास हैं, वो भी हम तक, ऑल्दो हम उनके पास सिर्फ जुम्मे को जाते हैं, जाके हम उनसे नॉलेज लेते हैं, वो भी हमें वहाँ पे बैठना पड़ता है, लेकिन स्टिल दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो हम तक वो नॉलेज ट्रांसफ़र करते रहें। और हम लोग भी वो नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि दे कैन नेवर थिंक कि हाँ जी, और दे माइट नॉट थिंक कि ये जो है मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। सो हमें उस चीज़ को, जब ये चीज़ हमारे कायनात का एक असूल है, कायनात का जो इवॉल्विंग सिस्टम है, ये उसका भी एक पार्ट है, तो फिर हम लोगों को भी इस चीज़ को साथ लेके एज इट इज़ चलना चाहिए। लीव बैक योर फियर्स, अपने फियर्स को छोड़ दें, ठीक है। इट्स नॉट द पॉइंट कि आप कितने फेयरफुल हैं, कितने इनसिक्योर हैं, ठीक है। अपने इनसिक्योरिटी को साइड पे कर दें और वो नॉलेज जो आपके पास है, उस नॉलेज को आप मैक्सिममली आगे शेयर करें। अगर ये चीज़ ना हुई होती तो आज तक हमारे पास कोई नॉलेज भी ना पहुंची होती। ये कायनात, असूल कायनात है, असूल कुदरत है कि आप जो है वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन वॉज A broad set of experience and assignment is the best classroom. मैंने इसमें आपको बताया था कि there is no substitute for an experience. आप जितना एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, वो एक्सपीरियंस, वो असाइनमेंट, वो काम, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो आपकी बेस्ट असाइनमेंट होती है, आपकी बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, और वो उस एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Next one was, it is incumbent upon today's top 100 to leave a legacy of future talent. Current leaders must teach, mentor and role model other on what it takes to succeed. मैंने इसमें आपको बताया था कि जो मेंटोर होता है उसका काम है कि वो चीज़ आगे पुट करे। That's why the concept of coach is there. जो कोच होता है, सपोज करें इट्स ऑफ अ क्रिकेट टीम या सॉकर, किसी भी चीज़ का कोच है, वो अगर नॉलेज अपने हद तक रखे एंड दैट पर्सन बिकम्स इनसिक्योर, ऑब्वियसली टीम कभी परफॉर्म नहीं करेगी, टीम उस तरह डेवलप नहीं होगी, प्लेयर्स कभी भी उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देंगे जो रिजल्ट आपको उस वक्त रिक्वायर है, एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी मैच लॉस्ट। इट हैपन्स। सो कोच का काम होता है कि वो अपना नॉलेज ट्रांसफर करे मैक्सिमम फॉर द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इन्वेस्ट इन द बेस्ट, फोकस द रेस्ट। वेरी गुड, बेसिक लाइन। द पॉइंट इज यू फोकस ऑन द बेस्ट, एंड हु आर द बेस्ट? यहां पे फिर मैंने क्वेश्चन पुट किया था, हाई परफॉर्मर और हाई कैपेबिलिटी। फॉर मी इट्स हाई कैपेबिलिटी, फोकस ऑन द बेस्ट। हाई कैपेबिलिटी, उन पे भी फोकस, उन पे ज़्यादा फोकस करें, जो हाई परफॉर्मर हैं उन पे भी ज़्यादा फोकस करें। दोनों एक दूसरे की लेगेसीज होंगी, दोनों एक दूसरे को बैकअप करेंगे, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट होंगे, दोनों एक दूसरे की सपोर्ट लाइफ लाइन होंगे। आपने उन दोनों के ऊपर फोकस करना है, एंड देन फोकस द रेस्ट, और फिर उसके बाद आप बाकियों के ऊपर फोकस करें। मैंने इसमें यह भी आगे चल के बताया था कि एक आपका रिसोर्स है विच इज़ who is not having any kind of a motivation or willingness to learn, या वो कुछ परफॉर्म करना चाहता हो, तो आपके अगर आपने अपना फोकस उसके ऊपर रखा अदर देन हाई पोटेंशियल या हाई परफॉर्मर, तो ऑब्वियसली वो आपका इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर यू, इट्स अ टोटल वेस्टेज ऑफ योर मनी, योर रिसोर्सेज, योर टाइम, एवरीथिंग। सो let's remember these core principles of succession planning. Then we spoke about 4 levers of learning. लर्निंग का सक्सेशन प्लानिंग से क्या ताल्लुक? ऑब्वियसली इफ इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ हाई परफॉर्मर एंड हाई कैपेबल पर्सन, तो वो उसमें एक वैल्यू आपकी आती थी VCL, उसी में आपका जो लर्नर था, ठीक है, वो लर्नर इज़ योर बेस्ट रिसोर्स हु इज़ विलिंग टू लर्न। और लर्निंग में आपका जो सक्सेशन में जो आपका लर्निंग का एस्पेक्ट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 55 to 65, इट इज़ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। 55 to 65% is on the job experience. Very, very important. मैं फिर यहाँ पे कहूँगा there is no
सब्स्टिट्यूट फॉर एन एक्सपीरियंस, जिसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। हमने उसमें वो भी देखा था कि पेप्सी कंपनी की उसकी क्या थ्योरी है। एक और हमने कॉन्सेप्ट उसमें देखा था कि एक बंदा 20 साल का एक्सपीरियंस है और एक बंदे का 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली एक काम को पिछले 1 साल से किए जा रहा है। So, वो 20 times with 1 year experience or 1 person with 20 years of experience, who is the best, who should be your focus? Whereas हमने इसमें ये देखा था कि ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। जब हमने वो टूल किट की बात की थी, डेवलपमेंट टूल बॉक्स की बात की थी, तो उसमें आपके जो ऑन जॉब ट्रेनिंग थी या आपका जो फोकस था विद क्लाइंट्स, आपका फोकस था कंपनी पॉलिसी, आपका फोकस था ट्रेनिंग, आपका फोकस था डेवलपमेंट, तो वो चीज़ें सारी मिला के आपके ऑन जॉब एक्सपीरियंस को बनाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज योर 25 to 30% इज मेंटरिंग एंड कोचिंग, हाउ मच दैट हेल्प्स इन लर्निंग। आपको अगर आपके अंदर सारा कुछ है, आपके अंदर मोटिवेशन है, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, ऑन जॉब एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई कुछ सिखा नहीं रहा तो ऑब्वियसली आप कभी भी उस तरह पॉलिश नहीं होंगे। हीरा जो होता है जब रॉ फॉर्म में होता है वो फिर भी हीरा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू वो नहीं होती जब तक कि उसको जो है प्रॉपरली कट ना किया जाए, प्रॉपर उसकी ग्रूव्स ना क्रिएट किए जाए। जब तक वो नहीं होंगी, दीज मेंटरिंग एंड कोचिंग आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट कट्स, आर एक्चुअली योर शाइन, आर एक्चुअली योर पॉलिशिंग, आर एक्चुअली योर ग्रूव्स। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके ऊपर नहीं होंगी, आप एक बेहतर प्रोफेशनल के तौर पे कभी भी डेवलप नहीं होंगे। Then we spoke about succession planning key elements. Succession planning, I'm again saying succession plan जो आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी की पोस्ट करनी है, सक्सेशन प्लानिंग के की एलिमेंट्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा साइकिल है। असेसमेंट ऑफ की पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई, यू लुक फॉर द की पोजीशन। वो कौन कौन सी की पोजीशंस हैं जिसकी बेस जो आपके लिए जिसको फिल इन करना बहुत जरूरी है। लेट्स से आपका सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है, आप एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और उस आईटी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है दैट इज अ की पोजीशन, वेरी की पोजीशन, नो डाउट इट इज। उसके पास सारी सिक्योरिटी पैरामीटर्स या सारी सिक्योरिटी प्लानिंग उसी के पास है। सो आपने सबसे पहले वो पोजीशन आइडेंटिफाई कर ली, उसने उसी को आपने फिर असेस किया कि ये कितनी की पोजीशन है, क्या इसकी पोजीशन के बगैर हमारा काम चल सकता है? ऑब्वियसली नहीं चल सकता। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी और साइबर सिक्योरिटी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी पर्सनल इज योर की पोजीशन। सो उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन में या ओवरऑल आपने जो है की टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। ओके, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दो बंदे इस पोजीशन के लिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। देन असेसमेंट ऑफ टैलेंट, उसके बाद उन दोनों की असेसमेंट होनी है। कैसे असेसमेंट होनी है? असेसमेंट के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, स्कोर बोर्ड है, उनके परफॉर्मेंस वेरिएशन है, उनके परफॉर्मेंस लेवल है, उनके असाइनमेंट्स हैं, उनके स्कोर कार्ड है, उनके रिजल्ट्स हैं, उनके नंबर ऑफ टास्क कंप्लीशन है, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड इन टाइम वो है, अंडर कॉस्ट है, ओवर कॉस्ट है। इस तरह के मुख्तलिफ आपके वेरिएबल्स होते हैं जिसकी बेस पे आप उनको असेस करते हैं। इंटेग्रिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन दिस असेसमेंट ऑफ की टैलेंट। जब असेसमेंट हो जाती है देन यू फाइनलाइज योर टू रिसोर्सेज कि पर्सन ए एंड पर्सन बी आर माई टू की रिसोर्सेज हु हैव बीन असेस्ड फॉर दिस स्पेसिफिक पोजीशन। फिर आप उनके डेवलपमेंट प्लान जनरेट करते हैं, क्योंकि इन नेक्स्ट 1 ईयर ये दोनों रिसोर्सेज इस स्पेसिफिक फनल में से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचेंगे। देन फ्रॉम 2 to 3 years वो इस जगह से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे। इनका बाकायदा आप एक पूरा प्लान जनरेट करते हैं। जब जनरेट करते हैं और वो उस प्लान में से गुजर रहे होते हैं या उन स्पेसिफिक असाइनमेंट्स को वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, देन यू कीप ऑन डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग देम। फिर आप उनको मॉनिटर करते हैं। व्हेन यू मॉनिटर देन यू नो कि इनका जो रिजल्ट है या वो किस लेवल तक वो ट्रेन हो चुके हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग से और समय एनुअल रिव्यू रिपोर्ट से आपको उनका पता चलेगा। देन अगेन दैट गोज बैक टू असेसमेंट ऑफ की पोजीशन कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। इट्स लाइफ लाइन काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स इकोसिस्टम। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ चलती जाती है और ये एक लूप है जो कभी रुकना नहीं चाहिए। That's all for that lecture। ये हमारा एक क्विक रिकैप था कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। आज हमारा लेसन 1 लेक्चर 6 है।
विल कंटिन्यू विद दीज थिंग। लेकिन एज आई सेड बिफोर के अब तक हमने सक्सेशन प्लानिंग तक ये समझा कि डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों डेवलप करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से और सक्सेशन प्लानिंग के लिहाज से, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वन टर्म, दैट इज़ योर मनी। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट मनी, पैसा। चाहे वो पैसा सेव करना है, चाहे वो पैसा स्पेंड करना है, चाहे वो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो लॉस है, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंसेस, ऑल अबाउट बेनिफिट्स। पैसे का बेनिफिट कितना है? क्या हम लोग ये सारी सक्सेशन प्लानिंग, सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सारे असेसमेंट्स, आपकी वो की पोजीशन क्रिएट करना, फिर उसको फिल इन करना, फिर उसके बाद उससे उस की पोजीशन का आउटपुट लेना, उसको अपना बेनिफिट बनाना, ये सारे के सारे काम क्या हम लोग बग़ैर कॉस्ट के लिहाज से देखे बग़ैर हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो HR मैनेजर होता है या HR डेवलपर होता है या जो लीडर होता है या जो भी एनी पर्सन हु इज सिटिंग अबव यू, उसका सबसे बड़ा फोकस ये होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस चीज़ के ऊपर पैसा कितना लगेगा। इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ फोकस विद इन योर माइंड, देन स्टार्ट हैविंग दैट थिंग। फिर आप उस चीज़ को सोचना करना स्टार्ट करने। एज अ ग्रुप हेड फॉर द प्रोजेक्ट्स, My major focus are two things. मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, अपनी एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। मेरा फोकस बेसिकली स्टार्ट में दो चीज़ों से ही होता है। नंबर 1 इज़ कॉस्ट, नंबर 2 रिस्क। पैसा कितना इन्वॉल्व है, कितना पैसा लगेगा, ROI क्या होगा, मुझे कितना है उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, इस बंदे के ऊपर अगर इतनी पे दे रहा हूँ तो इससे मुझे कितने का फ़ायदा है, अगर इस बंदे को यहाँ से ट्रेनिंग के लिए सपोज करें अमेरिका, यूरोप, US कहीं भी मैं उसको भेजता हूँ तो उसका मुझे ROI क्या होगा। एक तो ये सारी चीज़ें, दूसरा इस काम के अगेंस्ट रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ये दो चीज़ें, अगर आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर आपने आज ये दो चीज़ें अपने जहन में बिठा ली, देन एब्सोल्युटली देयर इज़ नो वे कि कोई आपको आपके काम में बीट डाउन कर सके। चाहे आप फाइनेंस के हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स के हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बंदे हैं, कम्युनिकेशन, यू नेम द स्टफ। अगर आपके जहन में ये दो चीज़ें हैं, इवन इन योर पर्सनल लाइफ, अगर आप इन दो चीज़ों को अपने जहन में रखते हैं, देन एब्सोल्युटली देयर इज़ नो वे कि आपको कोई नुकसान हो या आपका वो काम या आपका प्रोजेक्ट वो फेलियर की तरफ जाए। इवन सो एंड सो आपका जो वो रिसोर्स है, वो रिसोर्स भी आपका अगर फेलियर की तरफ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दो चीज़ों को जहन में रखें। सो आज हम ये देखेंगे कि कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड अट्रैक्शन, सिलेक्शन, रिटेंशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इन द पास्ट दीज एक्टिविटीज वर इवैल्यूएटेड इन बिहेवियरल एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स। पहले हम लोग ये सारी अट्रैक्शन, आप उनको मार्केटिंग करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उनको बेनिफिट्स दिखाते हैं उनको, फिर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद आप उनको रिटेन करते हैं, आप उनको अगेन मुख्तलिफ बेनिफिट्स उनको शो करते हैं, उनको रिटेंशन की तरफ रखते हैं। देन यू कीप ऑन डेवलपिंग दोज रिसोर्सेज फॉर योर ओन बेनिफिट एंड देन यू कीप ऑन यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज। पहले ये दो चीज़ों के ऊपर कुछ टाइम पहले तक ये इनके ऊपर जो फोकस था, इनकी जो वैल्यूएशन थी, वो दो चीज़ों के ऊपर थी। नंबर 1 इज़ योर बिहेवियर, मीन्स कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका ह्यूमन रिसोर्स मेजरमेंट के लिहाज से देखें तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उन्होंने जो है उनका बिहेवियर कैसा है, क्या वो पॉजिटिव बिहेवियर है, क्या वो नेगेटिव बिहेवियर है, क्या वो परफॉर्मेंस एवेल्यूशन में उनका पॉजिटिव पॉइंट है, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन में नेगेटिव पॉइंट है, क्या उन्होंने जो है वो अपना हाउ ट्रूथफुल दे आर। सो वो बिहेवियल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में उनको मैयर किया जाता था। एंड देन इन स्टैटिस्टिकल टर्म उन्हीं वेरिएबल्स को वो फिर स्टैटिस्टिकली एवेल्यूएट करते थे, SD के थ्रू, मीन्स के थ्रू, एवरेज परफॉर्मेंस, सारा कुछ करते थे। लेकिन नाउ एज आई सेड बिफोर कि अब हर चीज़ बहुत स्पेशलाइज्ड हो रही है, स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो स्टैटिस्टिकल टर्म के पीछे अब वो कॉस्ट को भी वैल्यू देते हैं।
अब वो उन टर्म्स के पीछे उन वेरिएबल्स को वो अब कॉस्ट के लिहाज से मैप करते हैं कि ओके, इफ द परफॉर्मेंस इज फ्रॉम 5 to 10%, तो ये 5 to 10% कॉस्ट के लिहाज से हमें कितना पड़ रहा है. इफ दैट पर्सन इज चार्ज बिन से $100 an hour, तो ये क्या ये $100 अगर हम उसको कहते हैं कि जी ही इज वर्किंग 5 hours a day, तो ये 5 hours a day उसने एक्चुअल जो वर्क परफॉर्म किया था हमने स्टैटिस्टिकली तो उसको एनालाइज कर लिया कि यस ही इज एक्चुअली वर्किंग 5 hours a day और ही इज वर्किंग 7 hours a day और ही इज वर्किंग 3 hours a day. तो ये चीज़ें स्टैटिस्टिकली तो हमने एनालाइज कर ली कि यस इट इज़ 4.5 hours a day जो कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो 4.5 hours a day हमें कॉस्ट कितना कर रहा है आपने ये भी देखना है. इज इट $450 a day? तो ये $450 उसकी जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस हमारे लिए कितना वैल्यू रखती है. क्या ये $450 वर्थ हैं कि जितना वो काम कर रहा है क्या उतना हमें आउटपुट भी मिल रहा है, हमें उतना बेनिफिट भी मिल रहा है. क्या इस $450 को अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट इसके ऊपर और करें, से लेट्स से वी स्पेंड $500 ऑन दिस पर्सन, तो क्या इसकी $450 से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ROI $600 तक मिल सकता है. सो ये वो कैलकुलेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिफोर डेवलपिंग और क्रिएटिंग एनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एनी रिसोर्स इन द कंपनी. एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर, ये आपका एक फोकस होना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस रिसोर्स का क्या है. इवन इफ सो एंड सो उसका सक्सेसर है, तब भी आप सक्सेसर के लिहाज से भी देखेंगे कि हमने इसको अगर 1 साल तक ट्रेनिंग करना है टू फिट इन दिस जॉब, तो वो 1 साल की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें कितना कॉस्ट करेगा. और वो सारे कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के बाद जब वो इस पोजीशन पे आता है तो हमें उस पोजीशन पे उसको लाने से बेनिफिट कितना मिलेगा. अगेन एज आई सेड बिफोर, एवरीथिंग इज अबाउट मनी. देन बिहेवियरल measures of the reaction of various group of what individuals have learned or of how their behaviors have changed on the job. These group include top management, HR specialist, applicants and trainees. आपने इनका behavioral measurement भी उनकी लेनी है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर आप किस लिहाज से इन्वेस्ट करते हैं. आपके जो कॉस्टिंग है मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर कितनी है. क्या टॉप मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा होती है, आपके HR स्पेशलिस्ट पे उससे ज़्यादा होती है, क्या आपके एप्लीकेंट्स पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, अपने ट्रेनीज पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है. सो वी हैव टू लुक इनटू ऑल दोज बिहेवियरल मेजरमेंट्स ऑल्सो. स्टैटिस्टिकल मेजर्स इंक्लूड रेशियोज, परसेंटेजेस, measures of central tendency and variability, measures of correlation. Measuring activities. Today, because of rising cost, there is a need to evaluate HR management activities in economic terms. This requires gathering information from accounting, finance, economics, and behavioral sciences. There was a time when, okay, let's put it this way. एक टाइम था कि जहां पे आप रिसोर्सेज को बाहर भेजते थे ट्रेनिंग के लिए. ऑर्गेनाइजेशन फेल्ट दैट इट इज टू एक्सपेंसिव. कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जिसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर है. आप अपने रिसोर्सेज को, आपको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, यू फेल्ट द नीड फॉर दैट ट्रेनिंग और आपने अपने 2 रिसोर्सेज को लेट्स से स्विट्जरलैंड भेज दिया फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1 month. आपको पर रिसोर्स वो ट्रेनिंग जो कॉस्ट कर रही है at the end of the day, I mean travel from here and travel back to home, $25,000 per person वो आपको कॉस्ट कर रही है. It was huge amount. It is a huge amount. ये मैं आपको नॉर्मल एक चीज बता रहा हूँ. जब उनको वो $25,000 per person पे करना पड़ा है, that accumulates to $50,000 for 1 month. Companies thought of alternatives. उन्होंने alternative की तरफ सोचना शुरू किया. उन्होंने कहा ओके, let's call up the trainer itself. ट्रेनर को यहाँ पे भेजाओ. That cost about $30,000. वो आपको फिर भी चलो $20,000 का आपको बेनिफिट है. Then
विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ये सारी जो आपकी इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल किस्म की या हाई टेक किस्म की टेक्नोलॉजीज आपकी आ गई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वो स्काइप और ये सारे इस तरह के इक्विपमेंट और ये चीज़ें, देन ऑर्गेनाइजेशन थॉट ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग विच वाज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था। आपको वो टोटल ट्रेनिंग जो आपको पहले $52,000 की पड़ रही थी, फिर वो आपको $30,000 की पड़ी, और अब वो आपको $10,000 की सिर्फ आपको ट्रेनर कॉस्ट देनी है, बाकी इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ आपके पास है। लेट्स से आपका ओवरहेड कॉस्टिंग उस टाइम के उस ट्रेनिंग का सारा कुछ मिला के आपके ओवरहेड कॉस्टिंग मिला के वो आपके $12,000 बन जाती है। स्टिल यू आर सेविंग $38,000। तो ये $38,000 आपकी मेजरिंग एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। Relevancy of economic measurement. These economic measurements are relevant to HR program because they can help senior executive assess the extent to which HR programs are consistent with and contribute to the strategic decision of an organization. This give visibility to the HR department. जो economic measurements हैं वो ऑब्वियसली आपको हेल्प करती हैं, आपके एचआर डिपार्टमेंट को हेल्प करती हैं टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट का अपना जो स्ट्रेटेजिक प्लान है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक उन्होंने इतने रिसोर्सेज हायर करने और इतने जो प्रीवियस रिसोर्सेज उनको ट्रेन करके इस लेवल तक पहुंचाना है। इस तरह की ये जो सारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। HRA, Human Resource Accounting. No generally accepted accounting procedures for employee valuation. The first major attempt at employee valuation was made by R.G. Berry Corporation of Columbus, OH, in their 1967 annual report. This attempt has been described as the first step in developing sophisticated measurement and accounting procedures to enable the company to report accurate estimates of the worth of organizations' human assets. All those people who are working in finance sector या उन्होंने finance पढ़ी है और वो इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं कि आपकी जो organization की जो value है that is not only based on the physical assets, वो खाली physical assets पे बेस नहीं करती है, उसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। गुडविल इज नॉट अ फिजिकल एसेट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल वैल्यू है वो दैट गोज इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस, लेकिन उसके फिजिकल एसेट्स की वैल्यू जो है वो कुछ और है। मैं आगे जाके आपको इसकी एग्जांपल दूंगा माइक्रोसॉफ्ट की, और क्वेश्चन है वहां पे आपके लिए जिसको आपने आंसर करना होगा अपने एंड पे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, आपके 1967 में फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीज पुट की। ऑल्दो द स्टडी सेज कि उन्होंने 1967 में आर.जी. बेरी कॉर्पोरेशन ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जो एस्पेक्ट डाला था वाज जस्ट टू मेक अ डिफरेंस इन एनुअल रिपोर्ट। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक निच क्रिएट करने के लिए, एक अपने आप को बाकी से डिफरेंट शो करने के लिए और अपने वर्थ को डिफरेंटली पुट करने के लिए उन्होंने एक नई चीज इजाद करके अपने एनुअल रिपोर्ट में डाली फॉर द स्टॉक होल्डर्स। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप हो गया था उस वक्त, बेशक उसके रीजन जो मर्जी में थे, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि जहां पे उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एज ए वैल्यूएबल एसेट के तौर पे लिया। अब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में हैं, जितनी बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, आप उनको अगर नोट करें, वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को एज एन एसेट लेते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहां पे आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो आपसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट फिल करती हैं कि आपने 5 years या 10 years हमारे साथ गुजारने हैं। दे बाउंड यू बिकॉज दे इन्वेस्ट अ लॉट, दे इन्वेस्ट ऑन देयर एसेट्स। वो आपको एज एन एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं जिसको वो यूटिलाइज करेंगे और उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच टू एम्प्लॉय वैल्यूएशन। Asset model of accounting measures the organization investment in employees, viewed most appropriate when used for external reporting. यही चीज मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज पे कितना इन्वेस्ट करती है।
बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि वो एनुअली अपने एम्प्लॉयज़ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं कि एम्प्लॉयज़ कभी भी उधर से छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता, अनलेस अनटिल कोई अनफॉर्सिन इवेंट हो जाए, कोई डेथ हो जाए। अदरवाइज लोग कहते हैं हम यहाँ पर आए हैं बस अब मर के ही यहाँ से निकलेंगे। दैट्स अ ग्राउंड रियलिटी, आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स अ फैक्ट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, इफ़ यू बिन गिवन अ जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, वहाँ पे जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आप उठा के देख लें, वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं कि आप कभी भी उधर से नहीं जाना चाहोगे, इवन इफ़ यू हैव बीन पेड लेस। बहुत से ऐसे हैं कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो सपोज करें वो एक जगह पे 1 लाख रुपए ले रहे थे, लेकिन उनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिली, वो 1 लाख रुपए ले रहे थे एज अ डायरेक्टर, लेट्स से, लेकिन अगली जॉब में उनको अगली ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मल्टीनेशनल $1 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे उनको जो है सीनियर मैनेजर की जॉब मिलती है विद लेस पे, दे एक्सेप्ट दैट। क्यों? क्योंकि बेनिफिट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, उसको पे इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे विल डाई बट नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स अ ट्रू फैक्ट। सो ये जो अप्रोच है फॉर एम्प्लॉय वैल्यूएशन, अगेन ये तो मैंने आपके एंड पे एज अ रिसोर्स मैंने आपके एंड पे बात की। नाउ कम ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, जो आप अगर HR मैनेजर हैं या आप एम्प्लॉयर हैं, आप फिर उस चीज़ को कैसे देखते हैं? जो आपका एम्प्लॉय तो बड़ा खुश है, लेकिन पैसा तो आपकी जेब से जा रहा है, फिर आप उस चीज़ को कैसे वैल्यूएट करेंगे? आप उस चीज़ को कैसे अपने लिए बेनिफिट के तौर पे फाइनेंशियली आप उसको देखेंगे? Disadvantage of historical cost approach. This approach is based on the false assumption that the dollar is stable. It's totally true. Deleting and writing off abortive expenditure involve a great deal of subjectivity. Because the assets value are not sellable, there is no independent check of valuation. This approach measures only cost to the organization. It ignores any measure of the value of the employee to the organization. Foremost, the most important point in this disadvantage is it was one-sided. If you ask me, bottom line अगर आप मुझसे इसकी पूछें, it is one-sided. It should not be and it can never be. क्योंकि हमेशा दोनों साइडों पे कॉस्ट एनालिसिस किया जाता है और वो एक फिर कम्युलेटिव कॉस्ट निकाली जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे जो है वो देखा जा रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इसको कितना वैल्यू दे रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है। लेकिन एम्प्लॉई, जो आपका एम्प्लॉई है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्थ है, कितनी वर्थ रखता है, वो इटसेल्फ एक सेपरेट बॉल गेम है। मैं आपको इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। When we all play pool, बहुत सारे लोग, हम लोग जो हैं पूल खेलते हैं, ठीक है, 8 बॉल हो गई या 9 बॉल हो गई, 9 बॉल यूके हो गई, इस तरह मुख्तलिफ हमारे पूल सेट्स होते हैं। आप अगर देखें तो वो जो पूरा फ्रेम रखा होता है, उस फ्रेम की एक ओवरऑल वैल्यू है, लेकिन हर इंडिविजुअल बॉल की भी इटसेल्फ एक वैल्यू है विद इन दैट फ्रेम। सो अगर वो कहा जाए कि जी टेबल इटसेल्फ, मुझे कॉस्ट की टेबल जो है वो इटसेल्फ 2 लाख रुपए का है, तो वो जो बॉल इटसेल्फ है उसकी इंडिविजुअल वैल्यू भी तो है, जो कि उस पूरे को जो है बैकअप कर रही है। सो आप इसको इस तरह देखें कि एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में वर्थ क्या है। एवरी पर्सन इज लाइक, जैसे आपको उसके ऊपर नंबर्स नजर आ रहे होते हैं, तो वो नंबर एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ दैट बॉल। आई एम जस्ट पुटिंग इट दैट वे। तो आपके समझने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा जो है वो एक कॉस्ट के लिहाज से दिखना चाहिए। Alternatives to the historical cost approach: replacement cost, present value of future earning, present value to the organization. अब हम इनको आगे देखेंगे। Replacement cost क्या है? Measures only the cost of replacing the employee. Replacement cost include recruitment, selection, compensation, training cost, income foregone during the training period. Biased estimate an inefficient firm may incur greater cost. Replacement cost हम किसे कहते हैं? Okay. There is an employee जिससे मैं सख्त गुस्से में हूँ, ठीक है, बिल्कुल निकम्मा काम नहीं कर रहा है। उस एम्प्लॉई को अगर मैंने निकालना है,
और दूसरे एम्प्लॉय को मैंने लेके आना है बाहर से, मैंने रिसोर्स हायर करना है, तो वो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि याद रखेगा हर एक्शन के पीछे एक कॉस्ट जुड़ी हुई है. इफ so and so, if you are breathing at this moment under a roof, trust me, उसके पीछे भी एक कॉस्ट है. आप वेरिएबल्स है ना, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं एक दिन में, मैंने एक दिन अगर सपोज करें मैंने 1 घंटा इस कमरे में गुजारा, इस घंटे में गुजारने में मैंने 50 बार सांस लिया, तो वो जो 1 घंटा गुजारने की जो कॉस्ट है उसको अगर मैं 50 बार सांस लेने के साथ में कंपेयर करूं तो आई कैन इजीली एक्सट्रैक्ट सम मनी आउट ऑफ इट. मैं 50 एक बार सांस लेने में मुझे 5 रुपए पड़ रहे हैं, सो 50 बार सांस लेने में मुझे कितना पैसा पड़ रहा होगा, वो एक्चुअली जो है मेरा वहां पे 1 घंटा गुजारने में सांस लेने का पैसा है. इट इज हैपनिंग. आप कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं. दैट इज टोटली अप टू यू. एज आई सेड बिफोर इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर कि आपका फोकस अगर 2 चीजों पर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फेल इन एनी एरिया. आपका अगर एक कॉस्ट और दूसरा आपका रिस्क, अगर ये 2 फोकस आपके पास हैं, ट्रस्ट मी यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एवरी डोमेन ऑफ लाइफ, आइदर पर्सनल और प्रोफेशनल. सो ये रिक्रूटमेंट कॉस्ट आपकी कितनी होगी, सिलेक्शन कॉस्ट कितनी होगी, कंपनसेशन आप उसको कितना पे करेंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी क्या होगी, और उस टाइम में अगेन आप वो ट्रेनिंग तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में वो बंदा आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करके दे रहा है. सो फिर वो भी इटसेल्फ एक कॉस्ट होगी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग. द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस व्हाट एन एम्प्लॉयज फ्यूचर कंट्रीब्यूशन इज वर्थ टू इट टुडे. The contribution can be measured by its cost or by the wages of organization will pay the employee. Objective: census income, return, morality tables. This measure is limited because it assigns a value to the average rather than any specific group or individual. आप जेनेरिकली आप एक ग्रुप का जो है ये प्रेजेंट वैल्यू PVFE हम लोग इसको बोलते हैं, PVFE आप इसका कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पे ये फोकस नहीं करता है. 3 faulty assumptions using PVFE. Number 1, subject to any profit expectancy built into discount rate applied. Worth is equal to future cost. The employee organization is indifferent as to whether it retains the employee. It retains the employee because in either case it comes out even. Number 2, earning exclude fringe cost. The organization is better off without this resource. There's also a concept. क्या मेरे इसके बगैर गुजारा है या नहीं है? ये वैसे भी मेरे रिसोर्सेज खा रहा है, पैसा खा रहा है, मैं इसको इतना पे कर रहा हूँ, मुझे इतने इसके ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, इतने इसको पर मंथ इसकी हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके मुख्तलिफ पेट्रोल कॉस्ट है, सारा कुछ. मैं अगर इसको निकाल भी देता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होगा? क्या वो नुकसान ज़्यादा है या ये एक्सपेंसेस जो मेरे इसके ऊपर चल रहे हैं ये ज़्यादा हैं? सो next one is the value of past recruitment and employee development is 0 in 1 or is negative assuming 2. Next one is value to the organization. Hakiman and Jones proposed, there are 2 researchers, proposed that where an organization had several divisions seeking the same employee, the employee should be allocated to the highest bidder and the bid price should be incorporated within that division's investment base. Value to the organization. Okay, let's say there is a post of statistician. एक statistician की हमारे पास पोस्ट थी और उस आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका M&E डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस है, आपका लेट्स से आपका HR का डिपार्टमेंट है. यहाँ पे आपको एक स्टैटिस्टिशियन की ज़रूरत है. सबसे ज़्यादा किस जगह पे उस बंदे को पुट करने से आपको वैल्यू मिलेगी, और फिर वो जो सारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कॉस्ट है वो उसके डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट हेड अकाउंट है उस हेड अकाउंट में वो सारी कॉस्ट वहाँ से जाएगी. दिस अप्रोच हैज़ मेरिट बट द अपॉर्चुनिटीज टू यूज इट आर रेयर. ऑब्वियसली Hamanson proposed an alternative approach involving establishing the net present value of the expected wage payment and applying to this a weighted average
efficiency ratio. However, use of such broadly based statistics appear to diminish the precision of the calculation in journal and incorporates unrelated risk factor into the efficiency ratio calculation. Now you can see why I was saying in the beginning कि आपके पास ये दो अगर गुर हैं तो फिर you are the master. Risk and costing. Also, human resources so valued would subsume all other intangible assets of a goodwill nature. Limitations. Dollar value cannot always be attached to the information that is collected, which limits the application of HRA. These approaches to the HRA reflects only input and not effectiveness. These approaches are human assets accounting model that focus exclusively on investments in people, ignoring the output these resources produce. Expansion of HRA. Pyle suggested that human resource accounting be extended to compute return on investment and return on assets and return on investment. This approach properly compare input and output measures but still fails to distinguish between individual and group effects that produce variability in output. The search continues. Now, costing employees' behavior. The general idea of costing human resource is not new. Standard cost accounting procedures are applied to employee behavior. To accomplish this, cost elements associated with each behavior must be identified and their separate and independent dollar value computed. Human resource employee behavior. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच आई से कि आप हर एट्रीब्यूट के ऊपर, बिहेवियरल एट्रीब्यूट के ऊपर आप कॉस्ट एलोकेट कर सकते हैं, आप उसके कॉस्ट वैल्यू आप उसको दे सकते हैं. और उस बिहेवियर का मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं कि एक एम्प्लॉई है, उसकी आदत है कि वो दिन में 10 बार चाय पीता है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल एक लेमैन एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वो 10 बार दिन में चाय पीता है. उसका जो चाय पी रहा है वो ऑब्वियसली अपनी जेब से तो नहीं पी रहा ना, उसका कंपनी को कितना इफेक्ट होता है उसको देख के कितने लोग और चाय पीना शुरू कर देते हैं. हमारे यहाँ बहुत एक बड़ी टिपिकल किस्म की, हमारे क्या दुनिया में ये चीज़ मैंने देखी है कि जनाब कोई सीनियर बंदा है and that person is in a habit of smoking or that person is habit of say having coffee, और वो कॉफ़ी के लिए कि बाहर जाता है या कैफेटेरिया में जाता है या स्मोकिंग के लिए जो कॉन्सलेशन रूम में जाता है वहाँ पे स्मोकिंग करता है. तो एक या दो या तीन रिसोर्सेज दे ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू दैट पर्सन, और फिर वो भी उसके पीछे पीछे, मैंने कई बार ये चीज़ नोट किया है, इट इज़ वेरी हिलेरियस टू मी, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट कि वो उसके पीछे पीछे जो है वो कैफेटेरिया चले जाएंगे, वहाँ पे बैठ कर चाय पियेंगे या स्मोकिंग करना शुरू करेंगे. इवन दैट पर्सन इज नॉट अ स्मोकर, वो स्मोकिंग करना शुरू कर देंगे और वो स्मोकिंग से वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं अपनी टू गेट मोर क्लोज टू दैट सीनियर रिसोर्स या उस सीनियर एग्जीक्यूटिव के करीब आने के लिए. तो क्या ये जो सारा कुछ है इसके अगेंस्ट हम लोग कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस वी कैन. कितना टाइम वो 2 घंटे दिन में गुजारता है कैफेटेरिया में, क्या वो प्रोडक्टिव 2 घंटे हैं, नॉन प्रोडक्टिव 2 घंटे हैं? कितनी वो कॉफ़ी पी रहा है, कितनी वो स्मोकिंग कर रहा है, वो स्मोकिंग का कंपनी पे क्या इम्पैक्ट है, उसकी हेल्थ डिटेरिएट हो रही है, वो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हर महीने हमें उसको डॉक्टर की फीस पे करनी पड़ती है, उसकी इतनी मेडिसिन हमें पे करनी पड़ती है, कॉफ़ी से उसको ये नुकसान हो. द मेनी थिंग दैट वी कैन एलोकेट दोज कॉस्टिंग फैक्टर्स. सो ये जो आपके बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, कि आप ट्रेनिंग अपने सपोज करें पे एक पॉजिटिव साइड को हम उठा के देखते हैं. यू आर इन हैबिट ऑफ शेयरिंग नॉलेज, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, आपको नॉलेज शेयर करने की आदत है. आउट ऑफ नोवेयर आप डेली हाफ एन आवर का एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम के लिए रख लेते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट के ये 4 लोग हैं, इनको मैं इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैं इनको ट्रेन करूँगा, और वो विदाउट एनी कॉस्ट. लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कंपनी को कितना कॉस्ट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, क्या उसके वो ट्रेनिंग जो वो अदर देन अपने काम के वो ट्रेनिंग दे रहे हैं
उस ट्रेनिंग का कंपनी को कितना पॉजिटिव इफेक्ट होगा, कितने ज़्यादा उसका कॉस्ट जो है वो, या कितने ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। सो ये आपके एम्प्लॉय बिहेवियर कॉस्टिंग जो है आपको इस तरह देखना। 2 ways to conceptualize cost: outlay cost versus time cost. Outlay, material used in training new employee. Timing, supervisors time spent orienting new employees. Distinguishes among fixed, variable and opportunity cost. Variable cost, sales commission. Fixed cost, salaries. Opportunity costs reflect what the organization might have earned had it put the resource in question to another use. Believe it or not, all aspects of HRM can be measured and quantified in the same manner as any operational function. Now you got it. कि मैं क्यों डे 1 या स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर में कह रहा था कि हर चीज़ आपके कॉस्ट के अगेंस्ट होती है, या आप उसको देख सकते हैं। All aspects of HRM can be measured and quantified, not qualified, quantified in the same manner as any operational function. Intellectual capital, what is? Intellectual capital is knowledge, information, intellectual property and your experience. Microsoft, अब मैंने आपको पहले कहा था कि वो एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स क्या होते हैं, या आपकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें खाली आपकी फिक्स एसेट्स ये चीज़ें नहीं होती हैं। टोटल मार्केट वैल्यू $412 billion. Total value of all physical assets, building, equipment and furniture, 24 billion. Where is the extra 388 billion coming from? Now that is a question for you. आप इसको खुद देखें कि ये 388 बिलियन ये कौन सी वो अमाउंट है, ये कहाँ से आ रही है, कैसे क्रिएट हो रही है, किस बेस पे उन्होंने जनरेट की है। ट्रस्ट मी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल वर्सेस फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, 5:1 and 16:1 रेशियो। सॉफ्ट एसेट्स, intangible assets, brand names, intellectual capital, patents, copyrights, expenditures for research and development. The shift to a knowledge-based economy has created a whole new category of assets which are not recognized in financial statements. Truth. Information is the essence of these soft assets. The information revolution. Knowledge has become the fundamental ingredients of what we make, do, buy and sell. Managing knowledge, I repeat, knowledge has become the fundamental ingredients of what we make, what we do, what we buy and what we sell. Managing knowledge, finding and growing intellectual capital, storing it, selling it and sharing it. The new trend suggests a new way of strategic thinking rather than a technical approach about how to put people on the balance sheet. Rather, this is a very clumsy statement at the end. The new trend suggests a new way of strategic thinking rather than a technical approach. कि वो टेक्निकली नहीं, अब वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ वो प्रोसेस आ चुका है कि उन्होंने एज ए ह्यूमन रिसोर्स अपने लोगों को एज एन एसेट कैसे पुट कर रहे हैं और उस एसेट को बैलेंस शीट में उन्होंने किस तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। अगेन क्वेश्चन गोज बैक टू $388 बिलियन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से, क्यों उन्होंने उसको 388, जबकि फिजिकल एसेट्स तो सिर्फ 24 बिलियन के थे, तो बाकी 388 कहाँ पर है, क्यों आता है। वैल्यूइंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल, द फर्स्ट फर्म टू अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर इट्स intellectual capital was Scandia AFS in a supplement to its 1994 annual report. Scandia developed a framework called the Scandia Navigator. The Navigator. Intellectual capital in a company can be found in one or more of three places: its people, its structure, its customers. Intellectual capital comprises human capital, structural capital and customer capital. What is human capital? Human capital, the knowledge, skill and capability of individual employees to provide solutions to problems that customers think are important. Human capital क्या है? Okay.
लेट्स से आई एम ए कस्टमर, मैंने आपसे ये पेन खरीदा है, आई एम ए कस्टमर ऑफ योर पेन, मैंने आपसे पेन खरीदा है, ये बड़ा ही हाईटेक किस्म का पेन है, लेट्स टेक इट, ऐसे बेचारा जैसे भी है, ठीक है, लेकिन लेट्स से कि ये बड़ा हाईटेक किस्म का पेन है और इट कॉस्ट मी अबाउट 50,000 रुपीज़, 50,000 का मैंने पेन खरीदा है. नॉट इन पाकिस्तान, इन यूरोप. ऑब्वियसली इसमें अगर मुझे कोई डिफ़िकल्टी आती, कोई प्रॉब्लम आता है, मैं अगर आपके पास, कंपनी के पास वापस आता हूं और आपका जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है या कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर उस मसले को सॉल्व नहीं करता तो आपकी पॉलिसी है कि आप वापस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को पेन, मनी बैक गारंटी. सो उसकी इनकेपेबिलिटी कंपनी को कितना कॉस्ट कर रही है? 50,000 रुपीज़ या 50,000 उस कंपनी को कॉस्ट कर रही है, प्लस वो जो उसका वेस्टेज है वो उसके अलावा. लेकिन अगर यही चीज़ वो जो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव है वो ट्रबल शूट कर लेता है, वो उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेता है, तो कंपनी को कितना बेनिफिट होगा? वो जो 50,000 प्लस वो जो एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे इटसेल्फ कंपनी को प्रॉफिट है. सो ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ये अगेन इसको मैं कहूँगा नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट कस्टमर थिंक्स आर इम्पॉर्टेंट. आप आउटसोर्स, आपने अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है, ऑन साइड आपने कंसल्टेंट भेजा हुआ है, ऑन साइड कंसल्टेंट जो है वो अगर वहाँ पे बैठ के आपके डेटाबेस को ट्रबल शूट कर लेता है, आपके कोई क्वेरी जनरेट करके उसका कोई भी उसका हल निकाल लेता है, वो चीज़ आपकी कंपनी को कितना बड़ा बेनिफिट देगी. तभी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन कस्टमर केयर, दे आर स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन ट्रबल शूटिंग. वो अपने उन एम्प्लॉयज़ को कि जो ट्रबल शूट करना जानते हैं या वो उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं, वो फ़ौरन से पहले दे फ्लाई अवे फ्रॉम जर्मनी टू पाकिस्तान. अब ये हाईटेक कार्स जो हैं, BMW होगी, मर्सिडीज़ होगी, ये जो हैं उनको ज़रा सा कोई प्रॉब्लम आता है, दे हैव 24/7 रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली फॉर यू. आपने अगर लेट्स से बुगाटी परचेज की है, इफ़ यू हैव स्लैटिस ऑफ अ प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट कॉल मिला सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू उनके कस्टमर केयर के बंदे को, वो आपको उसी वक्त ऑन साइट आपको जो है उसके सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा. अगर वो वहाँ पे सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता और ये चीज़ ना रखी होती आपने एज ए ह्यूमन कैपिटल, आपने उसको कैलकुलेट ना किया होता, ट्रस्ट मी, वो कंपनी को वो $2.5 मिलियन से ज़्यादा वो चीज़ कॉस्ट करती. सो वो जो ह्यूमन कैपिटल है, दैट इज़ योर प्रॉफिट. वो इटसेल्फ एक एसेट और प्रॉफिट है, उसका स्किल, उसका नॉलेज और उसकी कैपेबिलिटीज दैट ही इज प्रोवाइडिंग टू यू, टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द कस्टमर्स. Structural capital consists of everything that remains when the employee go home, including database, customer files, software manual, trademarks and organizational structure. अब एम्प्लॉय से जुड़ा वो ह्यूमन कैपिटल या एम्प्लॉय से जुड़ा वो सारी चीज़ें कि जब आपका एम्प्लॉय जो है वो घर जाता है, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें, वो नॉलेज, वो काम, वो वर्कशीट, वो प्रोडक्ट, सपोज करें वो हाफ उसने चीज़ बनाई है, आधी चीज़ वो अभी ऑर्गेनाइजेशन में ही पड़ी हुई है. आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके ट्रेडमार्क, आपके मैनुअल, आपके जो जो यूज़र मैनुअल, ये हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही पड़ी हुई है. दैट इंक्लूड्स इन योर स्ट्रक्चरल कैपिटल. आप इसको एक एक चीज़ को आप सेपरेट वैल्यू कॉस्ट की दे सकते हैं. Customer capital, the value of an organization's relationship with the people with whom it does business, including supplier. I repeat, the value of an organization's relationship with people with whom it does business, including supplier. क्या आपका कस्टमर एज ए कैपिटल काउंट हो सकता है? आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने लोग आउटसाइड द कंपनी जिनसे आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके वेंडर्स हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो आपके जिनसे आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं, चाहे वो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आपको जो मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हैं, ये सारे लोग एज अ कस्टमर कैपिटल काउंट होंगे. नाउ देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल.
नंबर 1, कीप इट सिंपल, डोंट मेक बोगस आउट ऑफ इट। आप उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत क्रिएट करें। मैयर व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट, क्या एज अ एम्प्लॉय ओवरऑल एज ए ह्यूमन कैपिटल इम्पॉर्टेंट है, या वो सारे वेरिएबल या वो सारे एस्पेक्ट्स कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक अकाउंटिंग या स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग में हमें हेल्प करेगा, कि हम लोग फाइनेंशियली उस चीज़ को किस तरीके से पुट कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय, क्या मैंने उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि जी उसके यूज़र मैनुअल लिखने में कितने पैसे लगेंगे, या मुझे ये देखना है कि उसके ये सारी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वो किस हद तक मेरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखेगा, और वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो वैल्यू स्ट्रेटेजिकली मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इन नेक्स्ट 5 ईयर। लेट्स से उसने इस साल 2 लाख रुपए का उसने मुझे प्रॉफिट दिलवाया है बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर, तो नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर ये मुझे कितना प्रॉफिट दिलवा सकता है। इफ माई कस्टमर बेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ हिज वर्क, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में मेरे 50% कस्टमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। 50% मीन्स कि मेरे 200,000 मल्टीप्लाई बाय 50 मेरा इतना प्रॉफिट जनरेट होगा। सो आप वो चीजें काउंट करें कि जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। Measure activities that produce intellectual wealth. Same as the thing that I said before. Now the last one is human capital measures. Measures of innovation, measures of employee attitude, measures of tenure, turnover, experience and learning, customer capital measures and structural capital measures. That's all for today. आज के जो चैप्टर, आज का जो हमारा टॉपिक था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं फिर से एंड में इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि आप हर चीज़ को कॉस्ट के लिहाज से देखना शुरू कर दें। इट इज़ माई सजेशन टू यू, कॉस्ट और रिस्क के लिहाज से। दीज आर द गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम माई साइड। अगर आपने हर चीज़ को कॉस्ट के लिहाज से देखा, इवन स्विचिंग ऑन द लाइट, इवन स्विचिंग ऑन द फैन, इवन स्विचिंग ऑन एन AC, आपने अगर इसको कॉस्ट के लिहाज से देखा और इसी के लिहाज से एसोसिएटेड आपने रिस्क कैलकुलेट करना शुरू कर दिए, देन यू विल बिकम द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर एंड अ लीडर एंड अ मैनेजर। एनीवे, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।